दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक चूज किया है ये अनेकार्थी शब्द से संबंधित टॉपिक है। देखिए पर्यायवाची तो काफी आसान है पढ़ना समझना, लेकिन अनेकार्थी शब्द की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है, जैसे मैं कहूं नाग, ठीक है, तो नाग का मतलब हम लोग सर्प समझते हैं, लेकिन नाग के कई अर्थ होते हैं। नाग का अर्थ पर्वत भी होता है। अब बताइए आप क्या कहेंगे? नाग का एक अर्थ पर्वत होता है, नाग का एक अर्थ सूर्य होता है। अब आप बताइए, आप तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अनेकार्थी का मतलब ही क्या है? जिस शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे हम लोग एक उदाहरण पढ़ते हैं अलंकार में, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका है। तो एक कनक का मतलब सोना है और दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। शब्द तो एक ही है ना, लेकिन उसके दो अलग अलग अर्थ है। जैसे एक और उदाहरण पढ़ते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। तो ये वाला जब हम पंक्ति पढ़ते हैं तो इसमें हमको पानी के कई सारे अर्थ मिलते हैं। एक पानी को जल कहा गया, एक पानी को मोती कहा गया, एक को इज्जत कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से चमकना कहा गया, इस तरह से पानी के भी कई सारे अर्थ होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जब शब्दों के कई सारे अर्थ हो जाएं तो याद रखिए उसी को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। और यहां पर इसी चैप्टर के बारे में हम विधिवत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने एक स्पेशल बैच भी बना रखा है हिंदी का, बहुत गजब का बैच है। बच्चे हमसे हमेशा पूछते रहते हैं, सर आप खाते क्या, आपको इतना याद रहता है? दोस्तों खाने पीने की बात छोड़िए, मैंने अपने दिमाग को कॉपी कर दिया है, आप ऐसे समझ लो। एक बार आपने हिंदी का बैच ज्वाइन कर लिया ना, हिंदी का मास्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब आप हिंदी के मास्टर बन जाएंगे तो परीक्षा के सवाल यूं चुटकी में हल कर देंगे, क्योंकि इससे इस बैच से ज्यादा चीजें आपकी परीक्षा में आनी नहीं है। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, यदि मैं निःशुल्क आपको इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं तो अपने पेड कोर्स के लिए मैं कितना काम करता हूंगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे पास जीएस की भी बैच है, जैसे हिस्ट्री का बैच है, संविधान का बैच है, ऐसे अलग अलग बैच हैं। हर जगह आपको डेमो फाइल देखने के लिए मिल जाएगा, तो डेमो क्लास एक बार आप जरूर देखिए, यही कहना चाहूंगा। जो क्लासेज हैं दोस्तों इसी ऐप पर चलती है, स्टडी 91 ऑफिशियल, फोटो लगा होगा, यह पहचान है, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। पहला सवाल दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोचिए समझिए और जवाब दीजिए। लिख रहा अवगुंठन, अवगुंठन का अर्थ दोस्तों क्या होता है आपको बताना। अवगुंठन, ठीक है। अवगुंठन का मतलब ज्यादा लोग सोच सकते हैं कि लगता है सर गुंठन दिया है तो गुंठन मतलब सर गुठुली तो नहीं हो गया, ठीक है। गुंठन मतलब सर गुठुली तो नहीं हो गया, आम के आम गुठुलियों के दाम, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ना तो गुंठन मतलब अंगूठा होता है, ना ही गुंठन मतलब गांठ बांधना होता है, ना ही गुंठन मतलब गूंथना होता है। होता क्या दोस्तों? घूंघट। अब गुंठन किसे कहते हैं दोस्तों? घूंघट को कहते हैं। अभी तो बस शुरुआत है, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, आगे देखते जाइए कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं। कह रहा एषणा का अर्थ क्या है? एषणा, क्या एषणा घृणा को कहते हैं? नहीं, एषणा मतलब घृणा नहीं होता है, एषणा मतलब अनिच्छा नहीं होता है, इच्छा होता है। ऐसड़ा, ऐसड़ा इच्छा होता है, कामना होता है, अभिलाषा होता है, ठीक है। तो कई सारा है दोस्तों, याद रखेंगे। ऐसड़ा जो शब्द दे दिया है, ऐसड़ा, ठीक है। ऐसड़ा का कई अर्थ है, ठीक है। ऐसड़ा का कई अर्थ है। एक अर्थ दोस्तों अभिलाषा है, दूसरा अर्थ दोस्तों इच्छा है, तीसरा अर्थ दोस्तों कामना है, ठीक है, कामना है, चौथा अर्थ दोस्तों आकांक्षा है, ठीक है। इन सब का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रहा हूं अनेक अर्थों वाले ये सारे शब्द हैं, इनको दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या नहीं ना? चलिए धीरे धीरे प्रयास कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी तैयारी आज की क्लास को पढ़कर आपकी हो जाएगी। अगला शब्द दे रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कर मत्सर, मत्सर का अनेकार्थी दोस्तों कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कर मत्सर मतलब क्रोध होता है, मत्सर मतलब राग होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों मत्सर, ठीक है, मत्सर। अच्छा आपको मच्छर याद आ रहा है, ठीक है। मच्छर का मैं बताऊं क्या होता है। मच्छर को कहते हैं मशक, ठीक है। मच्छर जो आपको याद आ रहा है इसको कहते हैं मशक। आपको फिर मक्खी याद आने लगा, ठीक है। अभी मच्छर आ रहा था, मक्खी याद आने लगा, तो मक्खी को कहते हैं मक्षिका। क्या कहते हैं? मक्षिका। किसे कहते हैं दोस्तों? ये मक्खी को कहा जाता है, ठीक है। मक्षिका, मक्षिका ये मक्खी को कहा जाता है, ठीक है। तो पहले आपके मन में जो विचार आ रहा है पहले उसको मैं शांत कर दूं। अब सुनिए मत्सर किसे कहते हैं। तो मत्सर का मतलब होता है दोस्तों क्रोध, ठीक है। मत्सर का मतलब होता है दोस्तों किसी से द्वेष भाव रखना। मत्सर का मतलब होता है दोस्तों किसी से ईर्ष्या रखना, ठीक है।
मत्सर का मतलब होता है दोस्तों जलन पैदा, जलन होना, ठीक है, ये सब मत्सर का अर्थ होता है, राग नहीं होता है, ठीक है। राग किसे कहते हैं? अब राग एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, हर संगीतकार के पास दोस्तों राग होता है। राग प्रेम को भी कहते हैं, राग आसक्ति को भी कहते हैं, ठीक है। राग भी अनेकार्थी शब्द है, और राग किसे कहते हैं दोस्तों? राग प्रेम को कहते हैं, राग आसक्ति को कहते हैं, राग लगाव को कहते हैं कि हमारा किसी के साथ लगाव है, ठीक है। राग दोस्तों विशेष ध्वनि होती है, उसे भी कहते हैं, ठीक है। देखिए आज ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के कई सारे अर्थ हैं, वही तो हमें यहां पढ़ना है, समझना है, ठीक है। करा कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? क्या दे रहा दोस्तों? कौन सा द्विज का अनेकार्थी नहीं है, ये बताना है। द्विज का मतलब क्या होता है? दो बार जन्म लेने वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विज का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे? दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। सर क्या चंद्रमा को द्विज कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा भी दो बार जन्म लेता है। सर ऐसा कैसे? चंद्रमा एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, इसी को जन्म लेना कहा जाता है, ठीक है। हर बार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, घटने बढ़ने के कारण, ठीक है। घटने प्लस बढ़ने के कारण ये माना गया कि इसका दो बार जन्म हुआ है, ऐसा माना गया। पक्षी भी दोस्तों जो दो बार जन्म लेता है, पहले पक्षी अंडा में पैदा होता है, फिर अंडे से बाहर निकलता है, ठीक है। फिर अंडे से क्या करता है? बाहर निकलता है, ठीक है। अब सोचिए जो अंडा था उस अंडे के भीतर भी पक्षी था, ठीक है। तो एक बार जन्म उसका हो गया, दूसरी बार दोस्तों जब वो अंडे से बाहर निकलता है दोबारा उसका जन्म हो गया। इसलिए चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। दांत भी दो बार निकलता है। आपके दूध के दांत निकले होंगे, फिर गिर गए होंगे टूट के, दोबारा दांत आया है कि नहीं? इस प्रकार दोस्तों जीवन में दांत दो बार आते हैं, ठीक है। जीवन में दांत दो बार आते हैं, ठीक है। दो बार आते हैं, ठीक है। एक बार होता है दूध के दांत, दूसरा होता अकल के दांत, ठीक है। कौन कौन सा? दूध का दांत, अकल का दांत, पता होगा। सिंह का दो बार जन्म नहीं होता है, इसलिए सिंह सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। द्विज का अनेकार्थी सिंह नहीं है। द्विज का अनेकार्थी एक और लिखिएगा, ब्राह्मण को माना जाता है। द्विज का एक अनेकार्थी कौन दोस्तों? द्विज का एक अनेकार्थी ब्राह्मण माना जाता है। क्यों? एक बार ब्राह्मण का जन्म होता है तब माना जाता है कि पैदा हुआ है, दोबारा जब ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता है तब भी माना जाता है कि पैदा हुआ है, ठीक है। तो याद रखेगा, एक बार जब जन्म होता है तब माना जाता है, दूसरा जब ब्राह्मण का जनेऊ होता है तब माना जाता है कि दो बार पैदा हुआ है, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। तो ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत, इन सब को द्विज कहा जाता है, लेकिन सिंह को नहीं कहा जाता है। जिस दिन आपने ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, सच बताऊं ना, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। चाहे आप जीके जीएस के सवाल हल करिए, किसी भी विषय के सवाल हल करिए, पढ़ने का टेक्निक ऐसे ही होना चाहिए। जो हमने हिंदी इंडिविजुअल बैच के बारे में आपसे कहा ना, हमारे बैच में दोस्तों 3000 सवाल ऐसे पढ़ाए गए हैं। हर एक चैप्टर में दोस्तों खूब सारे सवाल मैं कराया, जहां जितनी जरूरत है, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 भी सवाल कराया हूं, ठीक है। तो आप आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आज यहाँ 25 सवाल पढ़कर आपको खुशी महसूस हो रही है। बैच में 3000 सवाल दिए गए हैं। सोचो कितना खुशी महसूस होगी जिस दिन आप बैच ज्वाइन करके सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी को पढ़ना शुरू करेंगे, उस दिन कितना आनंद आएगा, ठीक है। अगला सवाल करा, अनेकार्थी शब्द दे रहा है नाग। क्या शब्द दिया? नाग। और नाग का बताना है कि नाग निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नाग का है। क्या नाग रथ को कहा जाता है? नहीं। क्या नाग पारा को कहा जाता है? नहीं। क्या नाग हाथी को कहा जाता है? जी हाँ, नाग हाथी को कहा नहीं, हाँ नाग हाथी को कहा जाता है, मोक्ष को नहीं कहा जाता है, ठीक है। नाग किसे कहते हैं? अब जो बच्चा पढ़ा ही नहीं होगा उसको कहेगा नाग हाथी को। सर हमने तो सुना था नाग सर्प को कहा जाता है, ठीक है। हमने सुना था सर कि नाग किसे कहते थे? सर्प या सांप को कहते थे। आप बता रहे हैं सर नाग हाथी को कहते थे। अरे हम तो आपको ये भी बताएंगे कि नाग जो है ये सूर्य को भी कहते हैं। हम तो ये भी कहेंगे कि नाग पर्वत को भी कहते हैं, ठीक है। हम तो ये भी कहेंगे नागफनी को कहते हैं, ठीक है। नागफनी एक विशेष पौधा है, ठीक है, उसे भी दोस्तों नाग कहते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा इन सबको नाग कहा जाता है, ठीक है। अब आपको नहीं जानकारी, वो गलती आपकी है। तो इसमें से सर्प, हाथी, सूर्य, पर्वत, ये सब आप याद रखें। बादल भी नोट कर लीजिए, ठीक है। बादल को भी नाग कहा जाता है, ठीक है। बादल, ठीक है, बादल को भी नाग का, ये सब याद होना चाहिए।
ये सब ध्यान रखिएगा, इसीलिए बच्चे आके फंस जाते हैं। पर्यायवाची उनको बड़े आराम से याद होता है, लेकिन ये क्या है, एक ही शब्द को कई सारे अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये नहीं जानकारी होती है। जब आप क्लास में आएंगे पढ़ेंगे तो सब समझ। देखिए गो लिखा है, हर बच्चा जानता है कि गो का मतलब गाय होता है, ठीक है, लेकिन सवाल दे रहा दोस्तों कि गो का कौन सा अर्थ नहीं है, ये आपको पहचानना। गो का कौन सा अर्थ नहीं है, तो गो का मतलब गाय तो होता है, गो का मतलब नदी भी होता है, गो का मतलब इंद्री भी होता है, गज नहीं होता है। गज का मतलब क्या होता है दोस्तों, गज हाथी को कहा जाता है, ठीक है, या फिर गज का नाग भी हो जाता है, याद रखेंगे। यहां पर जो गो शब्द लिखा मैं इसके बारे में बता दूं आपको, याद रखेंगे। गो गाय को कहा जाता है, गो नदी को कहा जाता है, गो इंद्री को कहा जाता है। सर इसमें क्या नया लिख दिया, ये तो 3 यहां ऑलरेडी लिखा था सर, इसमें और कुछ नया बताइए, नया लिखिए। गो पृथ्वी को कहा जाता है, गो स्वर्ग को कहा जाता है, गो सरस्वती को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरस्वती को। तो सरस्वती, स्वर्ग, पृथ्वी, इन सब को कहा। गो कहीं पर वाणी और आंख को भी कहा जाता है, नोट करिए, ठीक है। गो किसे कहा जाता है, गो आंख को भी कहा जाता है, गो वाणी को भी कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए, अब आप बताइए एग्जाम में क्यों नहीं फंसेंगे, आपका फंसना तय है। अगर इस तरह से सवाल आए तो आपका फंसना एग्जाम में तय है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलिएगा, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द का जो चैप्टर है अपने आप में बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत परेशानी खड़ा करता है। करा अनेकार्थी शब्द दे रहा दोस्तों अब्ज। अच्छा मैं आपको समझाऊं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। एक शब्द होता है अब कहते हैं दोस्तों जल को, अब किसे कहते हैं, जल को। लेकिन अगर इसी अब के साथ ज को जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, ऐसे लिखिए, ठीक है। इसी अब के साथ अगर यहां पर ज को जोड़ दिया जाए तो याद रखिएगा ज के जुड़ने से हमेशा ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है, तो इसका अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। लेकिन अगर इसी अब में यदि द को जोड़ दिया जाए तब दोस्तों यह बादल कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, तब यह बादल कहा जाएगा। अगर इसी अब में धी शब्द जोड़ दिया जाए, धी शब्द, ठीक है, तब यह समुद्र कहलाने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। यहां क्या दिया था, अब्ज मतलब कमल। अब्ज मतलब क्या हो गया दोस्तों, अब्ज मतलब क्या हो गया, कमल हो गया। सीधा सीधा इसका अर्थ क्या, कमल। अच्छा कह रहा है कि कौन सा गलत विकल्प है उसका चयन कीजिए जो गलत है, ठीक है। कई सारे अर्थ इसके हैं। अब्ज मतलब शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। देखिए यहां पर मेघ जो दे रहा दोस्तों बादल, ये अब्ज को नहीं, ये अब्द को कहा जाता है, पहली बात, ठीक है। शंख को कहा जाता है, क्यों, देखिए कमल जो होता है ये पानी में पैदा होता है। कमल जो है इसका संबंध पानी से है। चंद्रमा का, जैसे पानी शीतल होता है वैसे चंद्रमा का संबंध शीतलता से, उसको भी अब्ज कहा जाता है। और शंख को भी कहा जाता है। कपूर का जन्म भी दोस्तों समुद्री फेन से होता है, तो उसको भी दोस्तों मान लिया जाता है, ठीक है। वैसे समुद्री फेन में नमक होता है, तो नमक को बोल सकते थे, लवण को बोल सकते थे। कपूर की प्राप्ति भी इसी से होती है, तो इसको भी मान सकते हैं। तो यहां पर सी जो मेघ दिया है ये नहीं होगा, बाकी तीनों का अर्थ दोस्तों अब्ज होता है। यहां पूछा कि कौन सा गलत है, तो गलत है मेघ वाला, क्योंकि मेघ अब्द को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कर निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार है। क्या दोस्तों, पतवार। आपको बताना किसका मतलब पतवार होता है। कान का मतलब पतवार होता है क्या, नहीं। श्रुति मतलब सुनना, श्रवणेंद्री मतलब सुनने वाली इंद्री। यहां पे शब्द दे रहा कर्ण, याद रखेंगे कर्ण के कई सारे अर्थ हैं। एक कर्ण का मतलब होता है कान, ईयर आपका, ठीक है, आपका ईयर, कान। दूसरे कर्ण का मतलब होता है पतवार, ठीक है, जिससे नाव को चलाया जाता है। पतवार से क्या किया जाता है, नाव को चलाया जाता है, ठीक है, पतवार से। और तीसरा जो कर्ण है दोस्तों ये कहा जाता है कुंती पुत्र को, ठीक है, कुंती पुत्र कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का 3 अर्थ है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। यहां पर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह सर्प, मेघ यानी बादल। मेघ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मेघ का मतलब बादल, ठीक है, बादल, ठीक है। सर्प, मेघ, बादल, हरिण, ये सब किसके अनेकार्थी हैं, सारंग, नारंग, शारंग, षडंग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला सारंग होता है। और इस सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं दोस्तों। मैं क्या क्या बताऊं, आइए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेगा दोस्तों सारंग सर्प को कहा जाता है।
सारंग मेघ को कहा जाता है, सारंग हिरण को कहा जाता है, सारंग जो है यह सिंह को भी कहा जाता है, सारंग दोस्तों जल को कहा जाता है, सारंग दोस्तों सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। सारंग दोस्तों एक आपने सुना होगा चकवा पक्षी, ठीक है। ये चकवा क्या है दोस्तों, ये चकवा एक विशेष प्रकार के पक्षी का नाम है, चकवा पक्षी, इसको भी दोस्तों सारंग कहा जाता है। सारंग पपीहा, ठीक है, पपीहा को कहा जाता है, ठीक है। पपीहा यह भी दोस्तों एक विशेष पक्षी है, नाम सुना होगा पपीहा का, इसको भी दोस्तों सारंग कहा जाता है। सारंग जो है ये हिरण हो गया ना, हाँ हिरण हो गया है। सारंग जो है मोर हुआ कि नहीं, मोर, ठीक है, मोर को भी कहा जाता है। सारंग दोस्तों घोड़ा को भी कहा जाता है। बताइए कितना, मतलब आधा से ज्यादा जानवर को तो सारंग कहा जाता है। और यहां से कहीं से भी दोस्तों ये सवाल पूछ लेता परीक्षा में, इस बात को एकदम दिमाग में रखेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी है, ठीक है। क्योंकि एक ही शब्द के जब इतने अर्थ होने लगेंगे तो हमें प्रैक्टिस से याद होगा, इसका कोई तरीका नहीं है कि सर कोई फार्मूला बता दीजिए, ठीक है। कह रहा स्वर्ग, सूर्य, पृथ्वी, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं, ठीक है। क्या गोचर, गो, खेचर, सराचर, याद रखिएगा गो, पीछे मैंने आपको बताया था कि गो के कई सारे अर्थ हैं, गो के कई सारे अर्थ हैं, नोट कर लीजिए एक बार। गो को मैंने बताया था, गो का मतलब गाय होता है, गो का मतलब मैंने आपको पृथ्वी बताया था, गो का मतलब मैंने आपको स्वर्ग बताया था, गो का मतलब मैंने आपको सूर्य भी बताया था, ठीक है। गो का मतलब मैंने आपको कहा था, गो का मतलब हाथी नहीं होता, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बाकी बहुत कुछ बताया था। मैंने नदी को बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट गाय लिखा गया ना। गो का एक अर्थ बाण भी होता है, बाण, धनुष बाण वाला जो बाण होता है उसको भी गो कहते हैं। गो मैंने आपको सरस्वती को बताया था, सरस्वती को बताया था, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे, ये सब गो के अर्थ है, ठीक है। गोचर जो अलग हो जाएगा, ठीक है, ये गोचर गलत है। खेचर, भूचर ये भी अलग है। चर क्या दिखा, सच, सचराचर ये भी गलत है, ये सब बेकार ऑप्शन है। गो आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य, इन सब के लिए जो अनेकार्थी शब्द है वो है गो, ठीक है। इंग्लिश वाला गो नहीं, वो तो गो माने जाना हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा है। करा प्रतिष्ठा, जल, चमक, ये सब किसके अनेकार्थी हैं दोस्तों। क्या अग्नि का अर्थ है, नहीं, अग्नि का अर्थ नहीं है। आकाश भी नहीं है, मोती भी नहीं है, ये पानी का अर्थ है, ठीक है, पानी का अर्थ है। कैसे दोस्तों, देखिए पानी को, पानी किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। पानी किसे कहते हैं, इज्जत को कहते हैं। आप कहते हैं ना कि उसका जो है इज्जत उतर गया, वो पानी पानी हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा इज्जत को कहते हैं, ठीक है। पानी दोस्तों प्रतिष्ठा को भी कहते हैं, ठीक है। पानी दोस्तों चमक को भी कहते हैं, ठीक है। ये सब अर्थ दोस्तों ये पानी के हैं, ये आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। और आगे बढ़िए, करा कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है, अर्क, ठीक है, अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क माने क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा सूर्य को अर्घ देना, वो अर्क नहीं होता, वो अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ्य, अर्घ होता है, ये अर्क दे रहा है। अर्क सूर्य को कहा जाता है, और ये सूर्य की किरण को भी कहा जाता है। अर्क मदार का जो पौधा होता है उसे आक का पेड़ भी कहते हैं, आक कहिए या मदार कहिए, ठीक है। मदार का पौधा इसको भी कहा जाता है, ज्वाला को नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां जो दिया था सूर्य, प्रकाश, किरण, मदार का पौधा, ये तो उत्तर है ही है। इसके अलावा और क्या है दोस्तों, अर्क और किसे कहते हैं, अर्क जो है प्रकाश किरण न लिखे केवल किरण दे देगा तो आप इसको भी चूज करिएगा, ठीक है। लेकिन आपको अर्घ से बचना है। अर्क दोस्तों निचोड़ को भी कहते हैं, ठीक है। अर्क क्या कहते हैं, किसी चीज के निचोड़ के लिए भी दोस्तों ये अर्क शब्द यूज किया जाता है। फिलहाल ज्वाला शब्द जो दिया गया है ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। करा कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। पत्र का अनेकार्थी जो नहीं हो बताइएगा। मैं आपको बताऊं, हिंदी में एक लड़ाई है। हम एक्चुअली क्या समझते हैं, सुनिए, हम हमारे सामने जब कभी पत्र लिखता है ना तो हम ऐसा इसे लेटर समझ जाते हैं, ठीक है, लेटर, ये वाला पत्र समझ जाते हैं, जबकि यही गलत है। ये दोस्तों इंग्लिश में है, कंफ्यूजन यही क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली जब कभी आप हिंदी पढ़िए और यहां पत्र लिखे तो पत्र का मतलब पत्ता होता है, अगर आपका विषय हिंदी है तो, ठीक है। आप पहले देखिए गलती कहां से होती है। जैसे पत्र समझ में आता है हम लेटर मान लेते हैं, उसे चिट्ठी मान लेते हैं, ठीक है। चिट्ठी न कोई संदेश, हाँ, हम उसे क्या मान लेते हैं, हम चिट्ठी मान लेते हैं, और यही गलत हो जाता है। देखिए जैसे दिया, मान लीजिए दे दिया गो,
क्या दे दिया, गो। हाँ, तो गो दे दिया तो आप क्या कहेंगे, जाना कर देंगे गो का मतलब, नहीं, जाना नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जाना जो शब्द था ये उसका इंग्लिश में अर्थ था, यहां हिंदी में गो दे रहा है तो उस अनुरूप आपको चलना है। यहां जो पत्र दे रहा है पत्ता की बात कर रहा है। अब उस आधार पर देखिए कौन सा नहीं है, पत्ता तो है, पुष्प भी होता है, चिट्ठी भी दोस्तों माना गया है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, 3 उत्तर गलत यहां पे नजर आएंगे, ठीक है। यदि ये मतलब आप कह सकते हैं कि यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। कहने का मतलब पूछा कौन सा नहीं है, पत्ता का अर्थ ये तीनों नहीं है। सर कैसे, जरा साबित कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक्चुअली पत्र मतलब होता है पत्ता, पुष्प नहीं होता है। पुष्प दोस्तों, पुष्प के लिए पुष्प शब्द यूज किया जाता है, तो इस वजह से दोस्तों ये गलत हो जाता है। चिट्ठी, यह अगर पत्र का इंग्लिश में लेटर लेंगे तब चिट्ठी मतलब होता है, तो ये हो जाएगा। सर लेकिन हमको चुनाव तो करना पड़ेगा, तो चुनाव करना पड़ेगा तो कागज लिख लीजिए कि कागज तो पक्का नहीं होता है, यानी ये डबल ट्रिपल लगा दीजिए आंसर। तो अगर ऐसा कोई आ गया है तो जो बेहतर आंसर है आप उसका चुनाव कर लीजिए, सी चुन लीजिएगा, अन्यथा ये तीनों गलत हैं। अगर सोर्स पर आएंगे तो तीनों गलत माना जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। मेरा बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। किताबों में क्या दिया वो छोड़िए यार, कुछ अपना कॉमन सेंस भी लगाइए, ढूंढिए, पढ़िए, तब आपको मिलेगा चीजें, ठीक है। हम तो पढ़ाते रहते हैं तो हमें इस तरह की चीजें जब मिलती हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ क्या सही और क्या गलत है। निम्नलिखित में से एक शब्द दे दिया घन, घन शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। घन का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। एक घन आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, घन मतलब होता है क्यूब। एक घन आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, ठीक है। तो घन का मतलब बादल भी होता है, घन घना को भी कहते हैं, घन हथौड़ा को भी कहते हैं, घन घनिष्ठ को नहीं कहते हैं। पहली बात है घनिष्ठ में ना ये वर्तनी अशुद्धि है। क्या दोस्तों, यहां पर वर्तनी अशुद्धि देखने को मिल रहा है। घनिष्ठ शब्द नहीं होता है, जो शब्द होता है वो घनिष्ठ होता है। क्या होता है, घनिष्ठ होता है, न कि घनिष्ठ होता है। ट से टमाटर नहीं, ठ से ठठेरा करना है। तो घनिष्ठ नाम का कोई शब्द नहीं है। जो सही शब्द है वो कौन सा दोस्तों, वो शब्द है ये शुद्ध है, ठीक है, ये शुद्ध है। घनिष्ठ शब्द दोस्तों शुद्ध है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहां पर सी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा घन का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। करा यह शब्द रस का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा रस का, देखिए ये नहीं वाले को हाईलाइट जरूर किया करिए एग्जाम में, नहीं तो नहीं वाला कब आपके साथ खेला कर देगा कुछ पता नहीं चलेगा। कर रस का अनेकार्थी नहीं है, क्या नहीं है, रस का मतलब रूप स्वाद पानी, रस का मतलब पारा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। रूप स्वाद पानी इन तीनों का अर्थ दोस्तों रस होता है, ठीक है। रस का एक और अर्थ होता है दोस्तों आनंद, रस का एक और अर्थ होता है दोस्तों आनंद, ठीक है। रस का एक और अर्थ होता है जूस, ठीक है। रस किसे कहते हैं दोस्तों, जूस। किसी चीज के जूस को, किसी चीज के निचोड़ को भी क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी रूप स्वाद पानी है, लेकिन पारा इसका अर्थ नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से वर का अनेकार्थी जो नहीं है वो बताइए। देखिए सारा नहीं वाला सवाल मैं ढूंढ के रखा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें, ठीक है। तो वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। वर का मतलब होता है वरदान। वर का मतलब पति न बोल करके दुल्हा बोल देते, ठीक है, वर वधु, ठीक है। दुल्हा लिखना चाहिए, पति नहीं लिखना चाहिए। लेकिन वर का मतलब सुवर्ण नहीं होता है, ठीक है, सुवर्ण अलग हो जाएगा। सुंदर वर्ण को सुवर्ण कहा जाता है, यहां वर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पति की जगह दुल्हा होना चाहिए, भी बता दूं, पति को नहीं कह सकते हैं। अगर आपसे मैं इस कंडीशन पे लड़ाई कर सकता हूं आयोग से कि पति भी गलत उत्तर है, क्योंकि पति को थोड़े वर कहा जाता है, ठीक है, दुल्हा को कहा जाता है वर, ठीक है। और दुल्हा कब दोस्तों, हाँ एक प्रकार से बोल सकते, पर्यायवाची तो वही है। अब भाई दुल्हन कहेगी ना कि हमारे दुल्हा हैं, ठीक है, दुल्हा मतलब पति, दुल्हा मतलब वर, वर की पत्नी हो गई उसकी वधु, तो एक ही बात हो जाएगा। लेकिन जो एकदम सटीक है वो है दोस्तों दुल्हा शब्द होना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, क्योंकि वर की तलाश की जाती है। विवाह के पहले जो व्यक्ति होता है, कुंवारा व्यक्ति, उसको बोलते हैं वर। शादी के बाद उसका रूप बदल गया ना, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे आप शादी के बाद कभी नहीं कहते हैं कि भैया हमारे वर है, ठीक है, ये पति, कोई महिला वर नहीं कहेगी, पति कहेगी। वर कब, जब विवाह नहीं हुआ था तब उसको वर कहा गया था। देखिए हिंदी में ना अगर कहीं पर कुछ लिखा हुआ है तो उसके कई सारे मीनिंग हैं।
हर जगह अलग अलग भाव के हिसाब से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें जानिए। प्रमत्त स्वेच्छाचारी, बड़ा कठिन शब्द दे दिया, प्रमत्त स्वेच्छाचारी, इसका अर्थ बताना। पहले मुझे बताइए ये प्रमत्त जो शब्द दे दिया, पहले बताइए ये प्रमत्त का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रमत्त का मतलब होता है दोस्तों पागल। प्रमत्त का मतलब होता है उन्माद, उन्माद से युक्त, ठीक है, जिसके अंदर उन्माद भरा हो, जो पागल हो, जो बौरा गया हो, ठीक है, बौराया, बौराया हुआ, ठीक है, बौराया हुआ, उसे कहते हैं प्रमत्त। और स्वेच्छाचारी कहते हैं निरंकुश को। स्वेच्छाचारी का एक सीधा सीधा अर्थ क्या है, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी किसे कहते हैं, स्वधन इच्छा, जो अपनी इच्छा से कार्य करता हो, ठीक है। तो जो अपनी इच्छा से कार्य करता हो उसी को तो कहते हैं निरंकुश, ठीक है। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, ठीक है, अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, अपनी इच्छा से कार्य करने वाला स्वेच्छाचारी। तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी, पगला के जो व्यक्ति अपने मन का काम करे, बस वही है प्रमत्त स्वेच्छाचारी, उसी के लिए यूज किया जाता है। और यहां एक शब्द आता है उन्मत्त। उन्मत्त कहा जाता, प्रपीड़ित नहीं, परितप्त नहीं, उत्कृष्ट नहीं, उन्मत्त शब्द जो है ये इसका अर्थ होगा, ये आप याद रखेंगे। पहली बार इस तरह का शब्द भी सुना होगा और पहली बार इतना बढ़िया से तोड़ करके उसका अर्थ भी किसी ने आपको समझाया होगा। अरे एक अध्यापक का काम ही तो होता है समझाना, वरना सारी बातें तो आपको किताब में मिल जाएंगी। आप इस तरह के सवाल किताब में भी मिल जाएगा। एक अध्यापक आपको एक राह दिखाता है, आपको समझाता है कि क्या सही क्या गलत, कहां पर किसका प्रयोग। जैसे देखिए ये तो बहुत पुराना शब्द है दोस्तों, आप पढ़ते हैं कनक, ठीक है। तो कनक के दो अर्थ लेके चलते हैं। एक कनक मतलब होता है सोना, आभूषण नहीं, सोना होता है। दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा। दूसरे कनक का मतलब क्या हो जाता है, धतूरा। तो यहां पर एक कनक का मतलब धतूरा लिख रहा था, दूसरे का अर्थ आपको बताना है, सोना हो जाएगा। ये प्रसाद नहीं होगा, ठीक है। प्रसाद, कसौटी, आभूषण ये सब गलत है, यहां पर डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, ठीक है। एक का अर्थ क्या है, नौका। आइए मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मात्रा का देखिए, तरुण जो शब्द दे दिया, तरुण कहा जाता है युवक को, और तरुणी कहा जाता है युवती को। किसे कहा जाता है, युवती को। तरण कहा जाता है तैरना को। तरण किसे कहते हैं, तरण कहा जाता है तैरना को, ठीक है। अब इसके अलावा दो शब्द और है, एक शब्द है तरड़ी और एक शब्द है तरड़ी। तरड़ी और तरड़ी, ये दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। अगर ये तरड़ी लिखे दोस्तों, बड़ी की मात्रा लगे तो याद रखेगा इसका मतलब होता है नौका, और अगर तरड़ी पे छोटा ही की मात्रा लग जाए तो इसका मतलब होता है यमुना, ठीक है। नहीं, सूर्य, यमुना भी मत करिए। तरड़ी तनुजा सूर्य को कहा जाता है। सुनिए, तरड़ी का मतलब क्या हो जाता है, तरड़ी का मतलब होता है सूर्य। और एक तीसरा शब्द लिखेगा तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा, ठीक है। तरड़ी कहा जाता है सूर्य को, तरड़ी। तनुजा कहा जाता है बेटी को। तो सूर्य की बेटी दोस्तों कौन है, तो सूर्य की बेटी है यमुना। सूर्य की बेटी कौन दोस्तों, यमुना जो है, उनको सूर्य की बेटी कहा जाता है। तो तरड़ी तनुजा का ये मतलब समझ में आ गया। यहां नौका पूछा था तो ये तरड़ी कर लेंगे। मात्रा के हेरफेर से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर त र पे बड़ी की मात्रा लगी हुई तो नौका अर्थ है, लेकिन अगर छोटी की मात्रा लग गई तो सूर्य अर्थ हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द का अर्थ स्त्री है, ये बताइए। स्त्री लिख रहा दोस्तों अंगजा। अंगजा किसे कहते हैं, अंगजा बेटी को कहते हैं। अंगजा किसे कहते हैं, बेटी को। बेटी को दुहिता भी कहते हैं, बेटी को आत्मजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मजा, ठीक है। बेटी को जो है तनुजा भी कहते हैं, तनुजा, ठीक है, तनुजा, ठीक है। तनुज माने पुत्र होता है, तो तनुजा माने क्या हो जाता है, बेटी हो जाती है। ये सब याद रखेंगे। अंगना, अंगना याद रखेगा, ठीक है। अंगना स्त्री को कहा जाता है। अंगना स्त्री किसे कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है। आंगन दोस्तों घर, आंगन घर, घर में छत का खुला होना, ठीक है। छत का खुला होना ये क्या कहलाता है, आंगन कहला जाता है। अंगार ये आग की भट्ठी को कहा जाता है, ठीक है। आग की भट्ठी को दोस्तों क्या कहते हैं, अंगार कहा जाता है। या आग की भट्टी मत कहिए, इसको कहिए दहकता हुआ कोयला।
ये अंगार है, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक शब्द आ सकता है दहकता हुआ, दहकता हुआ, ठीक है, दहकता हुआ कोयला, ठीक है, हुआ कोयला, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता अंगार, ठीक है। तो फिलहाल अंगना याद रखिएगा, और अंगना कैसा है, चंद्र बिंदु वाला नहीं, केवल ये वाली जो बिंदी होती है नासिका वाली, ये वाली बिंदी यूज करना, चंद्र बिंदु नहीं, ठीक है। याद रखिएगा इसका अर्थ स्त्री होता है, और यही आपसे सवाल पूछा था, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, ठीक है। करा इनमें से मूक का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है, ये बताना, मूक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, ठीक है। मूक मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा मूक बाधिर, एक शब्द सुना होगा, मूक बाधिर, ठीक है। मूक मतलब होता है गूंगा, और बाधिर मतलब होता है बहरा। जो मुंह से न बोल सके वो गूंगा, जो कान से न सुन सके वो बहरा, तो बहरा को बाधिर शब्द कहते हैं, मूक बाधिर, ठीक है। तो यहां पर मूक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर एक मूक का मतलब तो गूंगा हो जाता है, ठीक है, गूंगा हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर चुप है तो दोस्तों हम लोग उसे भी कहते हैं कि एकदम मूक बन के बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, या अगर कोई शांत है तो उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो शब्द दोस्तों विवश दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। विवश व्यक्ति को मूक नहीं कहा जाता है, विवश व्यक्ति तो अपने लाचारी या मजबूरी की वजह से चुप है, ठीक है। इसको लाचार या मजबूर बोल सकते हैं, वो अपने लाचारी या मजबूरी की वजह से चुप हो सकता है, उसको विवश बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहां पर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मूक का अर्थ कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। करा जल, प्राण, पुत्र, ये सभी दोस्तों, ये हटा दीजिए कामा, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी, क्या इसका मतलब औषधि होता है, नहीं। क्या इसका मतलब सार तत्व होता है, नहीं। इसका जीवन को कहा जाता है, जी हाँ, जीवन को देखिए जल भी कहा जाता है, जीवन दोस्तों प्राण को भी कहा जाता है, जीवन दोस्तों वायु को भी कहा जाता है, जीवन दोस्तों पुत्र को भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब दोस्तों जीवन का पर्यायवाची है कि जीवन कहते किसे किसे हैं, ठीक है, जल ही जीवन है। तो याद रखिएगा ये जीवन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, सारंग का अर्थ नहीं है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सारंग के कई सारे मीनिंग बताया था मैंने आपको, ठीक है, क्या क्या बताया था, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि सारंग पपीहा को कहा जाता है, एक पक्षी विशेष है। एक चकवा नामक पक्षी था, उसको भी सारंग कहा जाता है। एक मोर पक्षी था, उसको भी सारंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिंह को सारंग कहा जाता है, हाथी घोड़ा को सारंग कहा जाता है कि नहीं, जल पर्वत को सारंग कहा जाता है, ठीक है। और किसे कहा जाता है, पर्वत को कहा जाता है। यहाँ जो कामदेव लिख रहे हैं ना, कामदेव, ठीक है, कामदेव, इनको भी सारंग कहा जाता है। हंस को सारंग कहा जाता है, ठीक है। देखिए पीछे भूल गया था हंस लिखना, चाहे हंस लिखे चाहे राजहंस लिखे, शहद को नहीं कहा जाता है, ठीक है। शहद के लिए शब्द क्या है, शहद मधु को कहा जाता है, ठीक है। शहद किसे कहते हैं, शहद मधु को कहते हैं दोस्तों, शहद कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हनी बोलते हैं, ठीक है, हनी बोलते हैं, याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा शहद, ठीक है। करा कीर शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। क्या कीर का मतलब कील होता है, नहीं। क्या कीर का मतलब कीड़ा होता है, नहीं, ठीक है। कीर मतलब होता है तोता, कीर का मतलब क्या हो जाता है, तोता, हाथी भी नहीं, कीर तोता को कहा जाता है। दो चीजों को कीर कहा जाता है, ठीक है। एक कीर का मतलब होता है तोता, और दूसरे कीर का मतलब होता है बहेलिया, ठीक है, बहेलिया या शिकारी, ठीक है। इनको भी दोस्तों कीर कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तोता को ज्यादा सही उत्तर, ठीक है, तोता को कीर कहा जाता है, ठीक है। सुखप्रिय कहा जाता है, ठीक है। दाड़िम प्रिय कहा जाता है, दाड़िम अनार के दाने को कहा जाता है, अनार का दाना तोता वाला खाता है, तो इसीलिए उसे दाड़िम प्रिय कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, नग, चाहे देखिए, चाहे कहीं पर नग शब्द दे दे या कहीं पर नाग शब्द दे दे, इन दोनों को एक ही मानिएगा, अलग अलग नहीं। तो नग का मतलब पर्वत होता है, नग का मतलब सूर्य भी होता है, नग का मतलब सर्प भी होता है, हाँ, नग का मतलब सर्प भी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता है, ठीक है। नग का मतलब नागफनी पौधा मैंने बताया था, ठीक है, नागफनी पौधा होता है। नग का एक अर्थ दोस्तों लिखिएगा, नगीना भी होता है, ठीक है। हाथ में नगीना पहना जाता है ना, तो नग का एक अर्थ क्या होता है, नगीना भी होता है। सूर्य लिखा ही गया है, बादल भी होता है। नग का एक अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, बादल हो जाता है। पर्वत लिखे हैं कि नहीं, पर्वत पहले लिख दिया गया। तो ये सब दोस्तों नग के अनेकार्थी हैं।
तो चाहे नग दे दे चाहे नाग दे दे, आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मजा आया कि नहीं पढ़कर? देखिए मेरे साथ अगर आप क्लास लेंगे ना तो निश्चित रूप से मजा आएगा। और हमारी जो पेड क्लास होती है, यहाँ तो छोटी क्लासेस में देता हूं, मेरा पेड लेक्चर कभी पढ़ेंगे ना तो कोई भी लेक्चर 1 घंटे से कम का नहीं होता। मैं समय देखकर नहीं पढ़ाता, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। लेकिन जैसे ये आप वाली क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कब आपका टाइम बीत गया। वैसे जो बच्चा पेड में पढ़ता है उसको भी टाइम नहीं पता चलता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास वही बच्चा एडमिशन ले जिसको सच में पढ़ना हो और जिसको शॉर्टकट में पढ़ना हो कि सर क्या घोल के पिला देंगे क्या? हाँ आइए, 15 सेकंड में पूरा इतिहास पढ़ा देंगे। आइए 15 सेकंड में पूरा आपको संविधान पढ़ा देंगे। अरे जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया, उस संविधान को 15 सेकंड में पढ़ना चाहते हो, 30 सेकंड में पढ़ना चाहते हो, 10 मिनट में पढ़ना चाहते हो, 1 घंटा में पढ़ना चाहते हो? भरोसा करो, मानोगे नहीं मेरी बात को। यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, पूरा संविधान का निचोड़ खत्म, ऐसे खत्म वैसे खत्म है, 1 घंटे में खत्म, 2 घंटे में खत्म, 3 घंटे में खत्म। या कहीं जाएंगे कोचिंग करने तो वहां पढ़िएगा कितना लेक्चर, तो संविधान में कितने लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया भैया? 30 लेक्चर में संविधान खत्म। 40 लेक्चर से नहीं मतलब है यार। मतलब इससे है कि जो आपको वहां पे कंटेंट दिया गया है वो परीक्षा के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। मैं कहता हूं मेरा बैच अगर ज्वाइन करोगे तो मैं कहता हूं कि जीवन में एक बार संविधान पढ़ना है, फिर तुमको जो परीक्षा देना दो। तुम्हारी इच्छा है वनडे एग्जाम देने की, वो दो। तुम्हारा इच्छा है कि हमको सिविल एग्जाम देना है, वो भी दे सकते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सर आंसर राइटिंग में हमको हेल्प मिलेगी, मतलब वहां तक आपको हेल्प करेगा। आप जब किसी से डिबेट करेंगे आपको वहां फायदा मिलेगा। आप भरोसा करो, मैंने सिर्फ मूल अधिकार 20 घंटे में पढ़ाया। कितने घंटे में? 20 घंटे में सिर्फ मूल अधिकार पढ़ाया। और यूट्यूब पे खोल के देख लेना, 5 मिनट में लोग पढ़ा देते हैं। मैं 20 घंटे क्या क्लास में क्या बकैती कर रहा था? क्या कर रहा था? आपको पढ़ाया होगा ना। और ऐसी ऐसी बातें बताया हूं अपनी क्लास में जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर जगह केस ला, कौन सा केस लाया, कहां कैसा हुआ, वो सारी जानकारी दोस्तों उस किताब में दी गई, उस लेक्चर प्लान में दिया गया है। आप आइए एक बार डेमो देखिए, निश्चित रूप से दोस्तों क्लास पसंद आएगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ये किताब दोस्तों हमारी अपनी हिंदी की है, इसे भी ऑर्डर कर लीजिए। देखिए अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जैसे आज आपने पढ़ लिया अनेक अर्थी शब्द, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कोई किताब होता प्रैक्टिस करने के लिए तो बड़ा अच्छा होता। 6000 सवाल इस किताब में। कितना? 6000 सवाल, 600 सवाल नहीं, 6000 सवाल। अब यार 6000 सवाल किसी किताब में होगा तो किताब तो मोटी होगी। 632 पेज की किताब है, इसीलिए मोटी किताब है कह रहा हूं। और अगर ये किताब आपके पास होती है और ये चैप्टर आपको यहां पे हल करना होता अनेकार्थी शब्द, तो मैं बताऊं दोस्तों इसमें आपको कितने सवाल मिल जाते हैं। लगभग ज्यादा तो नहीं है लेकिन 87 सवाल दिया गया, 87 सवाल। देखिए हर चैप्टर में ज्यादा सवाल नहीं भरा गया है। जहां से सवाल ज्यादा आते हैं उनके सवाल ज्यादा रखे गए हैं, जहां से सवाल कम पूछे जाते हैं वहां पे सवाल कम रखे गए हैं। तो 6000 सवाल इस तरीके से रखा गया है। आप ये किताब खरीद लीजिए, बहुत फायदा करेगी ये किताब, ठीक है। बाकी डेमो दिया गया है, स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन हमारा है, डाउनलोड कर लीजिए। भरोसा करिए मेरे ऊपर, जीएस पढ़ के एक बार देखिए, आनंद आ जाएगा आपको, इतना मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। नहीं आनंद आया तो जो कहोगे हार जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो तो एक सहयोग आपसे करना चाहूंगा कि आप हमारा सहयोग करें, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपसे निवेदन है। बाकी तो सब ईश्वर की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।